हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ चुका है। आप लोगों ने नए साल के लिए प्लानिंग कर ली होगी कि आप लोग नए साल में क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नए साल में भी पुरानी स्टोरी को कंप्लीट करना है। मेरा तो गोल ये है अभी फिलहाल, इसलिए मैं जीने नहीं दूंगा को लेके आई हूँ। बट आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की होगी वो जरूर बताइएगा कि आप लोग इस नए साल में क्या करना चाहते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आप लोगों ने। आप लोगों की जो भी प्लानिंग्स हो, आई विश वो सारी पूरी हो। आप लोग जो भी अचीव करना चाहते हैं वो इस साल आप सब अचीव करें। आप लोगों का ये नया साल खुशियों से भरा हुआ हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को घर के बाहर रहने की सजा देते हैं और खुद घर के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने क्या थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट ज्यादा कर ली है 31st को, तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो थोड़ी सी आवाज में चेंजेस आए या फिर प्रॉब्लम्स आए तो प्लीज उसे मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी अपने रूम में पहुंचते हैं। वो अपने बेड पे जाके बैठ जाते हैं। उनके कानों में एक ही आवाज गूंज रही होती है। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने कानों पे अपने दोनों हाथ को रख लेते हैं, लेकिन स्टिल वो आवाज उनके कानों में गूंज रही होती है। उन्हें बार बार सुनाई दे रहा होता है, नहीं ये झूठी बात है, वांग जी बहुत अच्छे हैं, वो एक बहुत अच्छे बेटे, वो बहुत अच्छे भाई और वो एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड है। विंग की ये कही हुई बात जो उसने मेंग्याओं से कही थी, उस समय वांग जी ने विंग को वहाँ से जाते हुए देखा। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो भी उसके पीछे चले गए थे। वो उस रूम के बाहर जाके खड़े हुए। वो गुस्से में अंदर भी एंटर करने वाले थे, लेकिन उन्होंने विंग की आवाज सुन के अपने कदम रोक लिए और चुपचाप वहीं खड़े होके विंग और मेंग्याओं के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो सुनने लग गए। वांग जी ने वो सब कुछ सुना जो विंग ने उनके लिए कहा होता है। वांग जी वो सब कुछ सुन के फिर रूम के अंदर एंटर नहीं करते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उन बातों को याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल विंग की वो कही हुई बातें उनके दिलो दिमाग में घूम रही होती है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं। फ्रेश होके वो बेड पे आके सो जाते हैं। नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग बहुत ही अपसेट होता है। उसे हर बार ही सजा मिल रही है, वो भी उस गलती की जो वो गलती कर नहीं रहा है, लेकिन उसने भी अब ठान लिया है कि वो वांग जी की हर पनिशमेंट को एक्सेप्ट करेगा और वो साबित करेगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिलहाल उसे अभी बहुत ठंड लग रही होती है, क्योंकि घर के बाहर स्नोफॉल हो रहा है और उसने कुछ गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। वो दोनों हाथों को आपस में रब करने लगता है ताकि उसे थोड़ी बहुत गर्माहट मिले, लेकिन बाहर स्नोफॉल की वजह से, ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे रिलीफ नहीं मिलता। वो उठ के चक्कर काटने लगता है इधर से उधर। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है, 2-3 घंटे निकल जाते हैं। विंग को थोड़ा भी रिलीफ नहीं मिलता। वो कभी आके बैठता फिर खड़ा हो जाता। वो पूरी नाइट निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा होता है। ऐसे ही उसकी पूरी नाइट निकल जाती है। मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में विंग की थोड़ी सी आंख लगी होती है, फिर उसकी आंख एक झटके से खुलती है। वो उठ के खड़ा होता है। फिर वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है। फटाफट घर के अंदर जाता है। किचन में जाके वांग जी के लिए कॉफी बनाता है और कॉफी लेके वांग जी के रूम में चला जाता है। कॉफी रखने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने। वांग जी भी मॉर्निंग में उठ के फ्रेशन अप होके अपनी कॉफी पी के फिर रेडी होके नीचे आ जाते हैं। विंग ने उनका ब्रेकफास्ट बना दिया होता है। वो विंग की तरफ देखते भी नहीं है, ना ही कुछ बोलते हैं ना पूछते हैं। चुपचाप डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग एक बार डोर की तरफ देखता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है। उसकी तबीयत उसे खराब लगती है। वो भी फिर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं होता। वो नहीं खाता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने रूम में चला जाता है थोड़ा आराम करने के लिए। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाता है। अचानक ही फिर उसकी नींद खुलती है। वो टाइम देखता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लंच का टाइम हो गया होता है। वो किचन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके विजन बहुत ब्लर हो रहे होते हैं।
उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। वो जैसे ही किचन के पास पहुंचता है वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। शाम के समय वांग जी घर आते हैं। आज विंग ने लंच नहीं पहुंचाया होता है। वो बहुत ही गुस्से में घर आते हैं। वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं विंग कहीं नहीं होता है। वो गुस्से में ही अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होकर डिनर के लिए नीचे आते हैं तो देखते हैं अभी भी विंग वहाँ नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही विंग के रूम में जाके देखते हैं तो विंग वहाँ भी नहीं होता है। इससे वांग जी भी थोड़े हैरान होते हैं कि अचानक विंग कहाँ चला गया। वो फिर पूरे घर में देखना शुरू करते हैं। फिर वो किचन की तरफ जाते हैं। जब उनकी नजर पड़ती है विंग वहाँ किचन के डोर पे ही बेहोश पड़ा होता है। ये देख के वांग जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो सेंस में आते हैं। वो विंग के पास जाते हैं। वो उसे आवाज भी देते हैं लेकिन विंग बेहोश होता है। वो उनकी आवाज नहीं सुनता। वांग जी को ये देख के गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि विंग नाटक कर रहा है। वो गुस्से में ही विंग के और भी पास जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, जल्दी से उठो। लेकिन विंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। वांग जी को अब और भी गुस्सा आता है। वो फिर से उसे वार्निंग देते हैं लेकिन विंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब वांग जी को इतना बोलने पे भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो वो फिर नीचे झुकते हैं गुस्से में ही विंग को उठाने के लिए। वो जैसे ही विंग को टच करते हैं तो उन्हें पता चलता है विंग की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा हिट होती है। उसे बहुत ही तेज फीवर होता है। इससे वांग जी थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो विंग के फेस पे देखते हैं। उसका फेस पूरा पीला पड़ गया होता है। उसके लिप्स भी बहुत ज्यादा ड्राई हो गए होते हैं। वांग जी ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। वो विंग के फेस पे अपना हाथ ले जाते हैं और बोलते हैं हे विंग, होश में आओ, तुम ठीक हो? विंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो काफी विंग को जगाते हैं लेकिन विंग होश में नहीं आता। तो वांग जी फिर विंग को अपने गोद में कैरी करके उसे उसके रूम में ले जाते हैं। उसे बेड पे सुलाते हैं और ब्लैंकेट से कवर करते हैं। फिर वो उसके फेस की तरफ देखते हैं। उसकी आंखें अभी भी बंद होती है। फिर वो अपना हाथ उसके सर पे ले जाते हैं। उसका बदन बहुत ज्यादा तप रहा होता है। वांग जी को अब समझ में नहीं आता। वो अपना मोबाइल लेते हैं अपनी मॉम को कॉल करने के लिए लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और बोलते हैं नहीं, अगर मैंने मॉम को कॉल किया तो मुझसे ही सवाल पूछेगी और मुझे ही डांटेगी कि मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। नहीं, मैं मॉम को कॉल नहीं कर सकता। फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो इतना बोल के सोचने लगते हैं। वो फिर से एक नंबर डायल करते हैं। ये नंबर डॉक्टर का होता है। वो डॉक्टर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक डॉक्टर आता है। वो विंग को चेक करता है। वो विंग को चेक करने के बाद वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में ही वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है आप इनके हस्बैंड है ना? वांग जी हाँ में नोट करते हैं। वो डॉक्टर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कैसे हस्बैंड है आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? तो डॉक्टर बोलता है आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा है। आपके हस्बैंड को इतना तेज फीवर है, ऐसा लग रहा है वो पूरी नाइट कोल्ड में रहा है और उसने काफी दिनों से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। उसकी इम्यूनिटी पूरी लो हो चुकी है। वांग जी ये सुन के कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वो कोई जवाब नहीं देते। तो डॉक्टर बोलता है आपको शर्म आनी चाहिए। आपका पार्टनर इस कंडीशन में है कि आप उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। अगर आपने उसकी ठीक से देखभाल की होती तो आज वो इतना बीमार नहीं होता। इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। वांग जी फिर डॉक्टर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो आप यहाँ पे किस लिए? मैंने आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया? इसीलिए ना, इसकी जो भी बीमारी है आप इसे ठीक कीजिए, इसे जल्दी से ठीक कीजिए। डॉक्टर ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है अनबिलीवेबल, आप सच में इनके हस्बैंड ही है ना? वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं अपने काम पे फोकस कीजिए डॉक्टर। आपको मैंने जिसके लिए बुलाया है वो काम कीजिए, मुझे फालतू में नसीहत मत दीजिए। डॉक्टर ये सुन के काफी हैरान होता है लेकिन अब वो वांग जी को कुछ नहीं बोलता। वो विंग की तरफ देखता है। फिर वो एक इंजेक्शन निकाल के विंग को लगाता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और वांग जी को बोलता है मैंने अपना इलाज कर दिया है, अब आगे की देखभाल आपको करनी होगी। तो वांग जी बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो डॉक्टर बोलता है मैंने अभी इनको इंजेक्शन दे दिया है लेकिन जब ये उठे, जब इन्हें होश में आए तो आपको ही इनका ख्याल रखना होगा। इनके होश में आने के बाद आप इन्हें कुछ खिलाएंगे और फिर उन्हें ये मेडिसिन देंगे और आप इंश्योर करेंगे कि आप इनकी देखभाल ठीक से करें। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इनके किसी फैमिली मेंबर को यहाँ बुला लीजिए या फिर आपकी फैमिली में कोई हो उससे बुला लीजिए, क्योंकि अगर इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। आप ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि इन्हें नॉर्मल सा फीवर है। इनका फीवर बहुत हाई है
और इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो। अगर ये प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे और ठीक से आराम नहीं करेंगे तो ये जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इनसे लगाव हो और प्यार हो तो प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा, और अगर नहीं तो इन्हें इनके अपनों के पास भेज दीजिए जो इनका ठीक से ख्याल रख सके। वांग जी डॉक्टर की बात सुन के कोई जवाब नहीं देते। डॉक्टर भी अब वहाँ नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, व्हाट द हेल, अब मैं इसकी देखभाल करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं इसका ख्याल क्यों रखूं, मरने दो, मुझे इससे कोई लगाव नहीं। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम में जाके अपने बेड पे बैठ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने जो बातें कही होती है वो उनके दिमाग में घूम रही होती है। वांग जी को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और वापस वॉशरूम में जाते हैं अपने आप को फ्रेशन अप करने। फ्रेश होके आते हैं, बेड पे वापस बैठ जाते हैं। उनका दिमाग कह रहा है कि वो चुपचाप सो जाए, लेकिन उनका दिल बहुत बेचैन है। उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा होता है। वो काफी देर तक गहरी सोच में होते हैं। फिर उनका मन नहीं मानता, वो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो विंग के पास जाते हैं। विंग अभी भी बेहोश ही होता है और वो सो ही रहा होता है। वांग जी की नज़र साइड टेबल पे जाती है जहाँ पे विंग की मेडिसिन पड़ी होती है। वांग जी फिर विंग के पास जाते हैं, अपना हाथ उसके सर पे ले जाते हैं। विंग का फीवर अभी भी खास कम नहीं हुआ होता है, उससे फीवर अभी भी होता है। वांग जी फिर अपना हाथ हटा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वो क्या करें। फिर उनके दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बात आती है। वांग जी फिर किचन में जाते हैं, वहाँ से एक बाउल के अंदर पानी लेके आते हैं। वो विंग के पास ही बैठ जाते हैं और एक नैपकिन को पानी के अंदर भिगो के उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ देना शुरू करते हैं। वो आधे घंटे तक विंग को ऐसे ही ठंडी पट्टी देते हैं। फिर वो अपना हाथ उसके सर पे ले जाते हैं। विंग का फीवर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है। वो वहीं पे बैठ जाते हैं। 2 घंटे बाद विंग का फीवर उतर जाता है। वांग जी को वहाँ बैठे हुए नींद आ गई होती है। विंग को होश आने लगता है। वो थोड़ा सा मूवमेंट्स दिखाता है। विंग की हलचल से वांग जी की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं विंग का बॉडी थोड़ा सा मूव कर रहा होता है। वांग जी ये देख के सीरियस सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें होश आ गया, अपनी आंखें खोलो। विंग अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलता, उसकी आंखें अभी भी क्लोज होती है। वांग जी उसी के फेस पे देखने लग जाते हैं और वेट करते हैं विंग अपनी आंखें खोलेगा। थोड़ी देर बाद विंग अपनी आंखें खोल देता है। वो अपनी आंखें खोलता है, पहले सीलिंग को देखता है, फिर उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई मौजूद है, तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी को देख के काफी हैरान भी होता है, लेकिन वो एक प्यारी सी स्माइल करता है, हल्की सी। विंग की स्माइल देख के वांग जी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो बहुत कुछ बोलने वाले थे, लेकिन विंग को स्माइल करता देख वो चुप हो जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं। वो विंग को ही देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है, वांग जी सॉरी, मैं आज आपका लंच लेके नहीं आ पाया। मैं लंच बनाने जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मुझे चक्कर आ गया था। आई एम सॉरी। विंग जब ये बोलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये देख के बहुत ही ज्यादा स्टक हो जाते हैं। उनकी हार्ट बीट पता नहीं क्यों अचानक ही थोड़ी सी बढ़ने लगती है। उन्हें बहुत घबराहट होने लगती है। वो अभी विंग को कोई जवाब नहीं देते और वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग इससे थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वांग जी फिर से नाराज तो नहीं हो गए। वो उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उठ के बैठ भी सके। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। वांग जी किचन में जाते हैं। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे ये करना नहीं आता। मैं कैसे सूप बना सकता हूँ? मुझे नहीं पता सूप कैसे बनता है। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे विंग के लिए सूप बनाने गया होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है कि विंग को जैसे ही होश आए उसे कुछ खिला के उसे मेडिसिन देनी है। वांग जी फिर अपना मोबाइल लेके सूप की रेसिपी देखते हैं कि सूप कैसे बनता है। वो मोबाइल में रेसिपी देख के विंग के लिए सूप रेडी करते हैं। आधे घंटे में उनका सूप रेडी हो जाता है। फिर वो उस सूप को लेके विंग के रूम में आते हैं। वांग जी के हाथ में ट्रे देख के विंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें पूरी वाइडन हो जाती है। वांग जी अपनी नजरें विंग से चुराते हैं। वो विंग के पास जाते हैं, ट्रे को टेबल पे रखते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसे पी लो और उसके बाद से अपनी मेडिसिन ले लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बीमारी की वजह से मुझे कुछ भी सुनना पड़े, क्योंकि अगर तुम बीमार रहोगे तो मेरी मॉम मुझे डांटेगी, मुझे ब्लेम करेगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए चुपचाप बिना कोई आर्गुमेंट किए
ये सूप पी के अपनी मेडिसिन ले लो और फिर आराम से सो जाओ। विंग ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। वो वांग जी के फेस पे देखता है। पहली बार वांग जी विंग से अपनी नजरें चुरा रहे होते हैं और वो बोलने में इतने लड़खड़ाए भी होते हैं। वो अभी बहुत नर्वस नजर आ रहे होते हैं। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे पहली बार बहुत खुशी महसूस होती है। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। उसका थैंक यू सुन के वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। विंग अब फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है। ये देख के वांग जी अब आगे जाते हैं। वो विंग को पकड़ के उठाते हैं। विंग इससे फिर से एक बार हैरान हो जाता है तो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसकी तरफ नहीं देख रहे होते हैं। वो उसे ठीक से उठा के बेड के सहारे बिठा देते हैं। फिर वो ट्रे लेके विंग के गोद में रख देते हैं और बोलते हैं इसे पी लो। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। वो स्पून को हाथ में लेता है लेकिन उसके हाथ भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। वो स्पून में सूप भर के उसे उठा रहा होता है लेकिन उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से सेक कर रहे होते हैं। ये देख के वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उस सूप का बाउल हाथ में लेते हैं और खुद उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगते हैं। विंग के आंखों से तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वांग जी ये देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। वो चुपचाप विंग को सूप पिलाते हैं। विंग भी चुपचाप सूप पी लेता है। पूरा सूप पी लेने के बाद वांग जी फिर उसकी मेडिसिन लेते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। विंग मेडिसिन भी ले लेता है। वांग जी उसे फिर से बेड पे सही सुला देते हैं और ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो विंग बोलता है वांग जी फिर रुक जाते हैं। वो विंग की तरफ नहीं देखते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। वांग जी उसका थैंक यू सुन लेते हैं लेकिन बिना कोई जवाब दिए, बिना उसकी तरफ देखे उसके रूम से निकल जाते हैं। विंग डोर की तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं लेकिन उसके होठों पे स्माइल होता है। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को विंग की नींद खुलती है। वो टाइम देखता है, 9 बज चुके होते हैं। वो टाइम देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो घबरा के उठता है। वो जैसे ही अपने बेड से उठे उससे पहले वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है। वो वांग जी को देख के और भी शॉक्ड होता है। वो फटाफट बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन स्टिल उसकी वीकनेस की वजह से अभी वो ठीक से उठ नहीं पा रहा होता है। वांग जी ये देखते हैं और बोलते हैं कोई जरूरत नहीं, वहीं बैठे रहो। विंग घबरा के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारा फीवर कैसा है। विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे फीवर नहीं है। वांग जी ये सुन के थोड़ा और आगे आते हैं। वो अपना हाथ विंग के सर पे ले जाते हैं तो विंग को अभी फीवर नहीं होता है। ये देख के वांग जी अपना हाथ पीछे खींचते हैं और बोलते हैं तुम्हें आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने घर में सर्वेंट बुला दिया है, वो घर का सारा काम कर लेगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। विंग ये सुन के वांग जी की तरफ देखता है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सडनली वांग जी को क्या हुआ। सजा भी वांग जी ने दी और ख्याल भी अब वही रख रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं। 5 मिनट बाद फिर से उस रूम में एंटर करते हैं और इस बार उनके हाथ में फिर से एक ट्रे होता है जिसमें कुछ फ्रूट कट करके रखे हुए होते हैं और एक जूस का गिलास। वो लाके वो विंग के साइड टेबल पे रख देते हैं और बोलते हैं ये लो, इसे खा के अपनी मेडिसिन ले लो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सर्वेंट को बोल दिया है, वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना देंगे। फिर अपना ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन आराम करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सिंपैथी गेन करो और जितना जल्दी हो सके तुम ठीक हो जाओ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है या तुम्हें और सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलनी अभी बाकी है और वो मैं तुम्हें दे के रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ठीक होना होगा, क्योंकि मैं किसी कमजोर इंसान को सजा नहीं देता। विंग ये सुन के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है तो वांग जी बोलते हैं तुम समझ गए ना मैंने क्या कहा। विंग हाँ में नोट करता है। वांग जी को ये देख के गुस्सा आता है और बोलते हैं शब्द। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं समझ गया। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग साइड टेबल पे देखता है जहाँ पे वांग जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखे होते हैं। वो उस ब्रेकफास्ट को देख के काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस ट्रे को हाथ में लेता है और उस फ्रूट को देख के स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और वो उस फ्रूट को खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो सीधा अपने केबिन में जाते हैं।
जब तक वहाँ पे सिचन आते हैं, उनके हाथ में एक फाइल होती है। वो फाइल वो वांग जी को देते हैं। वांग जी उस फाइल को लेके देखने लगते हैं और बोलते हैं, आज की सारी मीटिंग फिक्स हो गई। सिचन हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, यस सर, आपकी सारी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। तो वांग जी बोलते हैं, पहली मीटिंग कब है? तो सिचन बोलते हैं, बस 1 घंटे बाद। वांग जी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। सिचन वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, सिचन रुक जाते हैं। वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, यस सर। तो वांग जी बोलते हैं, एक काम करो, सुयांग को मेरे घर भेज दो। सिचन फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, उसे मेरे फार्म हाउस भेजो जहाँ पे विंग है। ये सुन के सिचन थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, बट वाई सर? वो ये सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने वांग जी से सवाल किए। तो वो अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, सॉरी सर। वांग जी अपने चेयर से उठ जाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम सुयांग को मेरे फार्म हाउस भेज दो विंग के पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उससे बोलना कि वो उसका ख्याल रखे और वो इंश्योर करे कि विंग कोई भी काम ना करे और ठीक से आराम करे। सिचन ये सुन के हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ओके सर। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। सिचन के जाने के बाद वांग जी अपने कोट के बटन खोलते हैं और वापस अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और फिर से वो एक फाइल देखने लगते हैं। दूसरी तरफ फार्म हाउस पे विंग अभी भी अपने रूम में ही होता है जब तक वहाँ पे एक सर्वेंट जाता है। वो अपने सर को झुकाता है और बोलता है, यंग मास्टर, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? मैं वो बना देता हूँ आपके लिए। विंग उसको देखता है और बोलता है, सबसे पहले ये बताओ, क्या तुमने वांग जी का लंच बॉक्स भिजवा दिया? वो सर्वेंट हाँ में नोट करता है और बोलता है, यस मास्टर, मैंने सर का लंच बॉक्स ऑलरेडी रेडी करके भिजवा दिया है। विंग ने सुनकर स्माइल करता है। तो सर्वेंट बोलता है, अब आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या खाएंगे, मैं जल्दी से आपके लिए वो बना देता हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, थैंक यू, जब मन होगा मैं बोल दूंगा। वो सर्वेंट हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जब तक वहाँ पे सुयांग की एंट्री होती है और वो बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको अभी ही लंच करना होगा। विंग सुयांग की वॉइस सुन के उसकी तरफ देखता है। वो उसे वहाँ देख के काफी हैरान हो जाता है। सुयांग एक स्माइल करते हुए अंदर एंटर करता है और बोलता है, गुड आफ्टरनून यंग मास्टर, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? विंग उसको देख के उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सुयांग उसकी ये घबराहट देख के वो कंफ्यूज होता है और बोलता है, क्या हुआ यंग मास्टर, आप मुझे यहाँ देख के खुश नहीं है? तो विंग बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ, वांग जी अभी घर पे नहीं है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, जब भी तो मैं यहाँ हूँ। ये सुन के विंग और भी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या? सुयांग फिर हंसने लग जाता है और बोलता है, अरे मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है आपकी देखभाल करने के लिए। मैंने सुना कि आप बीमार हैं। विंग ये सुन के और भी हैरान होता है और बोलता है, क्या वांग जी ने आपको यहाँ भेजा है? सुयांग स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ, सर ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बोला है कि मुझे यहाँ आके आपका ध्यान रखना है। मुझे ये इंश्योर करना है कि आप ठीक से अपना लंच करें और ठीक से आप रेस्ट करें। विंग को तो ये सुन के अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। वो फिर से कंफर्म करने के लिए बोलता है, क्या सच में वांग जी ने आपको भेजा है मेरी देखभाल करने के लिए? सुयांग स्माइल करता और बोलता है, हाँ यंग मास्टर, मुझे सर ने ही भेजा है और उन्होंने ये मुझे बोला है कि मुझे आपका ख्याल रखना है। अब आप जल्दी बताइए कि आप लंच में क्या खाएंगे, क्योंकि अगर आपने टाइम पे लंच नहीं किया तो आपको पता है ना सर को कितना गुस्सा आता है। उन्हें फिर गुस्सा आ जाएगा और आपके साथ साथ मुझे भी सजा मिलेगी, क्योंकि आपकी देखभाल करने की ड्यूटी मुझे दी गई है। इसीलिए प्लीज जिद ना कीजिए और फटाफट बता दीजिए कि आप क्या खाएंगे, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज इस गरीब पे थोड़ा दया कीजिए। वो इतना बोल के पपी सा फेस बना लेता है। उसका एक क्यूट सा एक्सप्रेशन देख के विंग को हंसी आ जाती है। वो स्माइल करता है। तो सुयांग बोलता है, अब जल्दी कीजिए। विंग हाँ में नोट करता है। वो सर्वेंट को देखता है और बोलता है, मेरे लिए कुछ लाइट सा बना दो। वो सर्वेंट हाँ में नोट करके वहाँ से चला जाता है। तो सुयांग बोलता है, अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज यहाँ आराम से बैठ जाइए, आपको रेस्ट करना है। विंग भी हाँ में नोट करके वहाँ बैठ जाता है। सुयांग का और भी पास में जाता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? विंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ प्लीज। सुयांग भी स्माइल करके वहाँ एक चेयर पे बैठ जाता है। विंग सुयांग की तरफ देख के स्माइल करता है
तो सुयांग बोलता है, वैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग हाँ में नोट करता है। तो सुयांग बोलता है, आप इतने बीमार कैसे पड़ गए? क्या आपने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा? विंग ये सुन के चुप पड़ जाता है। वो क्या जवाब दे, वो कुछ भी नहीं बोलता। तो सुयांग बोलता है, कहीं आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो नहीं खा ली? विंग सुयांग को देखता है। सुयांग स्माइल करता है। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था। तो सुयांग बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता है। अगर आप थोड़े से बीमार होते तो सर थोड़ी ना मुझे यहाँ भेजते आपकी देखभाल करने के लिए। जरूर आप सीरियस बीमार हुए हैं, जब तो सर ने मुझे यहाँ भेजा है स्पेशली आपकी देखभाल करने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुन के विंग बहुत हैरान होता है। वो हैरानी से ही सुयांग को देखने लगता है। सुयांग ये बोल के हंसने लग जाता है। विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो सुयांग बोलता है, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वैसे सर को समझना वाकई ही इम्पॉसिबल है। मैं उनके पास पिछले 6 महीनों से काम कर रहा हूँ। मुझे तो सर अब तक समझ में नहीं आया वो कब किस बात पे गुस्सा हो जाते हैं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता, मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ। लेकिन सिचन नहीं डरता। वो सर के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल रहता है क्योंकि वो पुराना है ना, वो सर के साथ कई सालों से है। मैंने सुना है कि वो पहले सर के साथ ही रहा करता था और जब से सर यहाँ आए हैं वो भी सर के साथ यहाँ आ गया। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी सर की लाइफ में अपनी जगह पक्की करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनकी हर बात मानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि क्या पता मैं उनकी लाइफ में वो जगह बना पाऊँ या नहीं। मुझे उनके भरोसे का आदमी बनना है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पे सिचेन की तरह विश्वास कर सके, इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और आज उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इसे बहुत ही परफेक्टली निभाऊंगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं भी भरोसे का आदमी हूँ। विंग ये सुन के स्माइल करता है। तो सुयांग बोलता है, क्या आप इसमें मेरा साथ देंगे? प्लीज आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए और आप सर को ये बोलिएगा कि मैंने आपका ठीक से ख्याल रखा। फिर देखना आपकी बात सुन के सर खुश हो जाएंगे और फिर वो मेरा प्रमोशन कर देंगे। विंग को ये सुन के बहुत हंसी आती है। वो स्माइल करता है। विंग को स्माइल करता देख सुयांग भी हंसने लगता है और बोलता है, इसका मतलब आप मेरे साथ है ना? विंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। सुयांग के सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सर। तो विंग बोलता है, प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। सुयांग अपना हाथ अपने मुंह पे रखता है और बोलता है, नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे सर के हस्बैंड है, मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? वैसे तो मुझे सेंस नहीं रहता, मैं बहुत ही नॉनसेंस हूँ, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे मेरे जबान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे मेरे जबान पे कंट्रोल रखना है क्योंकि अगर मैंने कोई भी गलती की तो सर मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि सर मुझे कोई भी सजा दे, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं आपको सर कह के बुलाऊंगा। विंग ये सुन के फिर से स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं, आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो आप सर के सामने मुझे सर बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में हो तो आप मुझे विंग कह के बुला सकते हैं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सुयांग ये सुन के थोड़ा सोचता है और बोलता है, ये ठीक रहेगा। तो इसका मतलब है हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं। विंग ये सुन के हाँ में नोट करने वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो सुयांग बोलता है, क्या हुआ? विंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं, हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, आप सच में बहुत अच्छे हैं। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। जब तक वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है विंग के लिए लंच लेके। सुयांग सर्वेंट से लंच ले लेता है, वो विंग के पास लाता है और बोलता है, ये लीजिए, सबसे पहले आप अपना लंच कीजिए और उसके बाद से आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए, फिर मुझे सर को रिपोर्ट करना है। विंग ये सुन के हाँ में नोट कर देता है। वो लंच लेके लंच करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका लंच हो जाता है, फिर वो मेडिसिन भी ले लेता है। उसको मेडिसिन दे देने के बाद सुयांग उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओके विंग अब आप आराम करो, मैं यहीं बाहर हूँ, आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोल देना, ठीक है? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। सुयांग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। विंग अब बेड पे लेट जाता है और वो सोचने लगता है। वो वांगजी के बारे में सोच रहा होता है। उसे ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि ये वांगजी का कोई प्यार नहीं है। वांगजी उससे प्यार नहीं करते हैं। उन्होंने उसे साफ साफ बोला है कि उन्होंने उसे माफ नहीं किया है, वो बस उसकी देखभाल कर रहे हैं।
क्योंकि वांग जी एक अच्छे इंसान है। विंग का तो यही मानना है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो स्माइल करता और बोलता है, चाहे ये आपका कंसर्न ही क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपके भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उसे नहीं मारा है, और जब तक मैं आपको ये साबित नहीं कर देता, मैं हार नहीं मानूंगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। फिर वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को वांग जी फिर घर आते हैं। विंग अभी भी अपने रूम में ही होता है। सुयांग वहाँ से चला गया होता है। वांग जी अपने रूम में जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। सर्वेंट वहाँ आके वांग जी के लिए डिनर सर्व करने लगते हैं। वांग जी विंग की रूम की तरफ देखते हैं। फिर वो सर्वेंट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या विंग ने डिनर किया? वो सर्वेंट हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप वो डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका डिनर हो जाता है। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो फिर से एक बार विंग के रूम की तरफ देखते हैं। वो 2 कदम आगे भी लेते हैं, फिर वो रुक जाते हैं और वापस अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो अपने रूम में जाके सो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्निंग में भी सेम शेड्यूल होता है। वांग जी उठ के रेडी हो जाते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। सर्वेंट विंग के रूम में जाके उसे ब्रेकफास्ट देते हैं। विंग अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर दिन में वापस सुयांग वहाँ आता है और पूरे दिन वो विंग का ध्यान रखता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है और विंग अब पहले से काफी ज्यादा रिकवर भी हो गया होता है। ऐसे ही वो दिन भी पूरा निकल जाता है। शाम के समय वांग जी अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं, तब तक वहाँ सिचेन आता है। वांग जी सिचेन की तरफ देखते हैं तो सिचेन बोलते हैं, सर आप पेरिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? वांग जी सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। वो अभी कोई जवाब नहीं देते। सिचेन वांग जी को ही देख रहे होते हैं। फिर वांग जी बोलते हैं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी मुझे डैड से बात करनी होगी। सिचेन हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिएगा। वांग जी भी हाँ करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी घर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही घर में एंटर करते हैं और अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तब तक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, वांग जी। वांग जी उस वॉइस को सुन के अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वो विंग के रूम की तरफ देखते हैं। ये आवाज उनकी मॉम की होती है। वांग जी अपनी मॉम की आवाज सुन के थोड़ा हैरान हो गए होते हैं और बोलते हैं, मॉम यहाँ? जब तक लैनी की आवाज फिर से आती है और वो बोलती है, वांग जी यहाँ आओ। वांग जी अब चुपचाप विंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो रूम में जाके देखते हैं विंग बेड पे बैठा होता है, अपना सर नीचे किए। लैनी विंग के पास बैठी होती है और वहीं पे किरण भी बैठे होते हैं। वांग जी उस रूम में एंटर करते हैं। उनको देख के लैनी उठ के खड़ी हो जाती है। वो थोड़ी गुस्से में नजर आ रही होती है। वो वांग जी के पास आती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि विंग की तबीयत खराब है? वांग जी लैनी के सवालों का कोई जवाब नहीं देते। तो लैनी बोलती है, तुम कब सुधरोगे वांग जी? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि विंग का ठीक से ख्याल रखना? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमने एक तो उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा और वो जब बीमार पड़ गया तो तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वांग जी वो अपनी नजरें नीचे झुकाते और बोलते हैं, सॉरी मॉम, मैं अपने काम में बहुत बिजी था। ये सुन के तो लैनी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, काम काम काम, करना क्या चाहते हो तुम? इतना काम करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? हमारे पास किस चीज की कमी है जो तुम इतना काम के पीछे भागते हो? काम जरूरी है वांग जी, लेकिन किसी की हेल्थ से ज्यादा नहीं। तुम्हारा पार्टनर इतना बीमार था, तुमने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा और ना ही तुमने मुझे बताया। तुम्हें तुम्हारे बस काम की फिक्र रहती है और किसी चीज की नहीं। तुम कब रिश्तों की फिक्र करना सीखोगे वांग जी? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने केयरलेस कैसे होते जा रहे हो? तुम मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो वांग जी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। उन्हें गुस्सा भी आता है। वो अपनी मुट्ठियों को कस रहे होते हैं। लैन किरण ये देख के समझ जाते हैं। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, लैनी रहने दो, उसे इतना भी मत डांटो। लैनी अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, चुप रहो तुम, तुम्हारे शेख की वजह से ये ऐसा हुआ है। तुम कभी इसे समझाते नहीं हो। तुम्हें इसे समझाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये जो करता है वो ठीक है? तुम्हारी वजह से इसे काम की बीमारी लगी है। क्या जरूरत थी? बचपन से ही तुमने इसे यही सिखाया, बिजनेस करो बिजनेस करो।
एक पल के लिए तुमने इस रिश्तों पे ध्यान देने का टाइम नहीं दिया। आज तुम्हारी वजह से ये काम के पीछे इतना भागता है और रिश्तों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? क्या हासिल करना है तुम्हें? लैन किरण अब लैनी के पास आते हैं। वो उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, प्लीज माफ कर दो, बहुत हो गया, इतना गुस्सा मत करो। मुझे पता है वांग जी से गलती हुई है, लेकिन ये सब उसने जानबूझ के तो नहीं किया। उसने विंग का ख्याल रखा है। तुमने सुना नहीं विंग ने क्या कहा कि वांग जी ने उसका पूरा ख्याल रखा है और अब वो पूरी तरीके से ठीक है। तो प्लीज वांग जी पे गुस्सा करना बंद करो। वो अभी तो ऑफिस से आया, उसे थोड़ा फ्रेशन अप तो होने दो। लैनी अब कुछ नहीं बोलती। वो वांग जी की तरफ देखती है। उनकी नजरें अभी भी झुकी हुई होती है। वो अब विंग की तरफ मुड़ जाती है। वो उसी के पास चली जाती है। लैन किरण वांग जी को देखते और बोलते हैं, जाओ जाके तुम फ्रेशन अप हो जाओ और आके मुझे डाइनिंग टेबल पे मिलो। वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लैनी विंग के सर पे हाथ रखती है और बोलती है, और विंग मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अपनी मॉम कहते हो ना, तो तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम मुझे अगर एक कॉल कर देते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखती। विंग लैनी की तरफ देखता और बोलता है, मॉम आई एम सॉरी, बट मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और वांग जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली रेस्ट करने को बोला है, मुझे एक काम तक नहीं करने दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में मेरा यकीन मानिए, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों परेशान करूं। वो इतना बोलता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैनी को ये देख के बुरा लगता है। वो विंग के आंसू को साफ करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, नहीं रोते नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती तुम्हारे डैड को? मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है विंग, इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है विंग, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है मॉम, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लैनी ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, गुड, मुझसे प्रॉमिस करो। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, आई प्रॉमिस, आगे से मुझे कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। लैनी ये सुन के विंग को हक कर लेती है, फिर वो अलग होती है। तो लैन किरण बोलता है, अब अपना गुस्सा शांत करो, जब से आई हो तुम गुस्से में ही हो। तुम यहाँ पे विंग की देखभाल करने आई हो या फिर उसे डराने आई हो? तुम्हारा इतना गुस्सा देख के बच्चा डर जाएगा। लैनी घूर के अपने हस्बैंड को देखती है। लैन किरण हंसने लगता है तो लैनी बोलती है, वेरी फनी, ज्यादा हंसो मत, तुमने कोई अच्छा जोक नहीं मारा है। वो तो मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ विंग को देखने आई जब भी मुझे पता चला कि वो बीमार है, वरना तुम्हारा बेटा तो मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला था और ना ही ये। इन दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी मुझसे छुपाने की। वो तो मेरे दिल ने इशारा कर दिया और मैं यहाँ चले आई तो जाके मुझे पता चला, वरना तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। लैन किरण अपने हाथ जोड़ लेते और बोलते हैं, धन्य हो देवी, तुम्हारे पास एक माँ का दिल है, तुम्हें सब कुछ पता होता है। तुम्हारा दिल तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना, तो प्लीज अब अपना ये गुस्सा शांत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो वांग जी अभी डाइनिंग टेबल पे आएगा, तो प्लीज उसे अब और मत डांटना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, मुझे उससे कुछ सीरियसली बात करनी है। लैनी ये सुन के और भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर समय गुस्सा करती हूँ या फिर मैं उसे हर समय डांटती हूँ? जब उसकी गलती होती है तभी ना, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं उसे कुछ बोलने का। लैन किरण भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम बेवजह गुस्सा नहीं करती, लेकिन प्लीज अभी के लिए शांत हो जाओ। लैनी अब कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, विंग भी जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। उनका डिनर हो जाता है तो लैन किरण बोलते हैं, वांग जी क्या तुम पेरिस जा रहे हो मीटिंग के लिए? वांग जी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, यस डैड, मुझे भी इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी कि मुझे पेरिस जाना होगा और मैं चाहता हूँ कि आप विंग को अपने साथ लैन मेंशन लेके जाए, क्योंकि मुझे आने में 10 दिन लग सकते हैं। लैनी ये सुन के वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों, वो लैन मेंशन क्यों जाएगा, वो तुम्हारे साथ रहता है। तो वांग जी बोलते हैं, बट मॉम मैं 10 दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो 10 दिन यहाँ अकेले तो नहीं रह सकता, और ना ही आप ऐसा चाहेंगी कि वो अकेला रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ ले जाएं। 10 दिन बाद जब मैं रिटर्न आ जाऊंगा तो वो यहाँ वापस आ जाएगा। तो लैनी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अगर पेरिस जा रहे हो तो उसे भी अपने साथ लेके जाओ, फिर तुम 10 दिन बाद आओ या 1 महीने बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे विंग तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुन के विंग और वांग जी दोनों हैरान हो जाते हैं।
वो दोनों ही हैरानी से लैनी को देखने लगते हैं। लैन किरण भी थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, बट ये वहाँ पे विंग का क्या काम? वांग जी वहाँ मीटिंग के लिए जा रहा है। तो लैनी बोलती है, तो क्या हुआ, ये पूरे दिन पूरी नाइट मीटिंग तो नहीं करेगा ना? और वैसे भी ये 10 दिन के लिए जा रहा है, 10 दिन विंग यहाँ अकेले रह के क्या करेगा? वो भी वांग जी के साथ जाएगा, इसी बहाने उसका घूमना फिरना भी हो जाएगा। वांग जी को जब मीटिंग करनी हो वो मीटिंग करेगा, उसके बाद वो विंग को पेरिस घुमाएगा। वैसे भी शादी के बाद ये दोनों कहीं बाहर नहीं गए हैं, इसी बहाने ये इनका हनीमून ट्रिप हो जाएगा। ये सुन के लैन किरण थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर वो वांग जी को देखते और बोलते हैं, हाँ वांग जी तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, एक काम करो तुम विंग को अपने साथ ही लेके जाओ, इसी बहाने उसका भी घूमना हो जाएगा। लैन किरण की बात सुन के वांग जी उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बट डैड आपको तो सब कुछ पता है ना? तो लैनी बीच में इंटरप्ट करती है और बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम विंग को अपने साथ लेके जा रहे हो और ये फाइनल है। वांग जी अब चुप पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो लैन किरण बोलते हैं, वांग जी मान जाओ, विंग को भी अपने साथ ले जाओ, इसी बहाने काम के साथ साथ तुम दोनों का घूमना भी हो जाएगा, ये बेस्ट रहेगा। तुम विंग को अपने साथ लेके जाओ, मैं सिचेन को बोल दूंगा कि तुम्हारे साथ साथ विंग की भी टिकट कराते हैं। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं, विंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है, लेकिन जब वांग जी देखते हैं तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। ये देख लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर ये फाइनल रहा, तुम और विंग पेरिस जा रहे हो। लैनी भी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, और वांग जी मेरी एक और बात तुम ध्यान से सुनो, वहाँ पेरिस में अगर विंग का तुमने ख्याल ठीक से नहीं रखा तो इस बार मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें वहाँ पे इसका पूरा ख्याल रखना है और ख्याल रखने के साथ साथ उसे पूरा पेरिस भी घुमाना है, उसे खूब सारी शॉपिंग कराना है, उसे जहाँ जहाँ जाना हो तुम उसे वहाँ लेके जाओगे। काम का बहाना तो बिल्कुल नहीं करोगे। अगर तुम चाहो तो वहाँ पे और भी ज्यादा दिन रुक सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब इंजॉय करके आओ, ठीक है? वांग जी लैनी की तरफ देखते हैं तो लैनी बोलती है, क्या तुम समझ गए? वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैनी अब खुश हो जाती है, वो विंग की तरफ देखती है और बोलती है, और विंग बेटे तुम्हें भी वहाँ पे वांग जी का हर कहा हुआ बात मानना है और उसके साथ रहना है और बहुत सारा एंजॉय करना है, ठीक है? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। लैनी स्माइल करती है, अपना हाथ विंग के सर पे ले जाती है और बोलती है, और अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल जरूर करोगे और अपना ख्याल भी रखोगे, मुझसे वादा करो। विंग भी स्माइल करता है और हाँ में नोट कर देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपना ढेर सारा प्यार देंगे, इसे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट और भी मजेदार होगा क्योंकि विंग और वांग जी पेरिस जाएंगे और यहाँ पे इनके कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊंगी। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।